जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से SCS अकेडमी के YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मुगल साम्राज्य से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। इसके पहले वाले लेक्चर में भी हमने मुगल साम्राज्य के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को चर्चा किया था। इस लेक्चर का वो पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 है, जिसमें हम उसके आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। इस लेक्चर को समाप्त करते थे हमारे मुगल साम्राज्य पर आधारित 2 प्रश्न भी हो जाएंगे, जिसमें लगभग आपका पूरा मुगल कवर हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर हम बात करें इतिहास के सिलेबस की, तो भारतीय इतिहास जो है दोस्तों, वो MPPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो MPPSC प्रीलिम्स में 10 यूनिट में पूरे सिलेबस को डिवाइड किया है। उसमें जो दूसरे नंबर का यूनिट है, इस यूनिट में हमें भारतीय इतिहास की व्यवस्था देखने को मिलती है और इससे लगभग हम लोगों को 7 से 8-10 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आपके वो क्वेश्चन ना छूटें, इसके लिए आपको ये लेक्चर श्रृंखला देखना है, इससे जुड़े रहना है। जब आप इस लेक्चर श्रृंखला को देखते हैं तो आपको 2 इंपॉर्टेंट काम करने हैं। सबसे पहले तो आप इसको क्लियरली ठीक से सुने। दूसरी बात, जब भी आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, हमारी लेक्चर श्रृंखला से जुड़े हैं, तो आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेकर बैठना है। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जाते हैं उनको नोट करिए, ताकि एक सिनॉप्सिस के रूप में आपका शॉर्ट नोट तैयार हो जाए और एग्जाम से पहले आप बहुत कम समय में उससे रिवीजन कर सके। क्लियर दोस्तों? तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? दोस्तों याद रखिएगा कि मोती मस्जिद की अगर हम बात करते हैं तो हमें 3 मोती मस्जिद जो है वो इतिहास में बनती हुई दिखाई पड़ती है। सबसे पहले अगर हम शाहजहां की बात करें दोस्तों, तो याद रखिएगा शाहजहां ने आगरा का जो किला है, इस आगरे के किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो शाहजहां ने आगरे के किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। एक ये मोती मस्जिद स्थापित करवाई गई। अगर हम दूसरी मोती मस्जिद की बात करें दोस्तों, तो ये लाहौर में है। जब हम लाहौर में देखते हैं पाकिस्तान में, तो यहां पर भी लगभग 1645 के आसपास देखा जाए तो एक मोती मस्जिद की स्थापना शाहजहां के द्वारा ही करवाई गई थी। तो शाहजहां ने अपने जीवन काल में स्थापत्य के कार्यों के अंतर्गत 2 मोती मस्जिद की स्थापना करवाई। एक आगरा के किले में करवाई थी और दूसरी लाहौर में करवाई थी। क्लियर? लेकिन तीसरी, मैंने 3 मोती मस्जिद की बात की ना, तो तीसरी मोती मस्जिद कहां है दोस्तों? तीसरी मोती मस्जिद है दिल्ली में। दिल्ली में याद रखिएगा, लगभग हम बात करें, औरंगजेब जो है, औरंगजेब जब सुल्तान बनता है तो औरंगजेब ने शासक बनने के बाद लगभग 1659 के आसपास दिल्ली के लाल किले में, याद रखिएगा, जो दिल्ली का लाल किला है, दिल्ली के लाल किला परिसर में मोती मस्जिद का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। तो 2 मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया और 1 मोती मस्जिद का निर्माण दिल्ली में जो है, लाल किले में जो है, उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। लेकिन जब हम शाहजहां की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ये याद रखिए कि शाहजहां का जो काल रहा, शाहजहां जो है दोस्तों, वो लगभग 1627 से लेकर 1658 तक प्रत्यक्ष तौर पर शासन करता है। हालांकि शाहजहां की मृत्यु जो है वो 1666 में होती है। तो हम यहां पर राजा के रूप में शाहजहां की अवधि को 1627 से 1658 ही देखते हैं। इस समय शाहजहां जो है वो 1658 में बीमार पड़ जाता है। जब शाहजहां बीमार पड़ जाता है तो इसका बेटा जो औरंगजेब है, औरंगजेब इस समय कहां? दक्कन में तैनात होता है। दक्कन से औरंगजेब जो है वो शाहजहां को आकर देखता है। अब जनरली शाहजहां को आकर औरंगजेब गिरफ्तार कैद में रख देता है और लगभग 8 साल तक शाहजहां की कैद में आगरा में कैद रहा। औरंगजेब की कैद में शाहजहां 8 साल तक आगरा के किले में कैद रहा, जेल में, और वहीं उसकी 1666 में मृत्यु हो जाती है। तो शाहजहां का जो दौर है वो 1627 से 1658 आप लोग देखते हैं। अब इस दौर में शाहजहां ने कई सारे स्थापना के कार्य करवाए थे और स्थापना के कार्य करवाए थे, इसलिए स्थापत्य की जब हम बात करते हैं, स्थापत्य कला की दृष्टि से हम देखें तो शाहजहां का जो काल है दोस्तों, वह स्वर्ण काल के तौर पर देखा जाता है। क्लियर? मुगल काल में शाहजहां के काल को आप स्थापत्य कला की दृष्टि से स्वर्ण काल के रूप में देखते हैं। अगर इंपॉर्टेंट इमारतों की बात करें, बिल्डिंग की बात करें जो शाहजहां ने बनवाई थी, तो याद रखिएगा, इसमें आप सबसे पहले देखते हैं लाल किले को। लाल किला जो है वो शाहजहां के द्वारा 1638 से लेकर 1648 के बीच में बनवाया गया था।
इसको बनवाने में 10 वर्ष का समय लगा था और उस्ताद अहमद लाहौरी जो है दोस्तों वो इस लाल किले के वास्तुकार थे, डिजाइन बनाने वाले थे। करोड़ों रुपए खर्च करके लाल किला जो है वो शाहजहां ने स्थापित करवाया था दिल्ली में। और ये लाल किला वही लाल किला जिस पर आज भारत के प्रधानमंत्री आजादी के बाद 15 अगस्त के दिन तिरंगा झंडा फहराते हैं और उनकी एक स्पीच होती है। अब लाल किला जो है दोस्तों ये शाहजहां के द्वारा कहां पर, शाहजहानाबाद नामक नगर बसाकर स्थापित करवाया गया था। ये नगर बनाने के बाद शाहजहां ने, लाल किला बनाने के बाद शाहजहां ने राजधानी जो आगरा में हुआ करती थी मुगलों की, वो दिल्ली स्थानांतरित भी करी थी, ये भी ध्यान रखना है। अब लाल किला बनवा लिया करोड़ों रुपए खर्च करके। एक और इमारत आपको देखने को मिलती है ताजमहल। ताजमहल जो है 1632 से लेकर 1653 में लगभग 21 वर्षों में बनता है। लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए का इसमें खर्चा होता है और उस्ताद अहमद लाहौरी जो हैं वो इसके भी वास्तुकार थे। आगरा में यमुना के किनारे पर ताजमहल बनाया है जो आज विश्व के 7 अजूबों में शामिल है। और 1983 में जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची होती है उस यूनेस्को की सूची में भी ताजमहल को शामिल किया गया है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ताजमहल और लाल किले बनवाए गए। इन दोनों इमारतों की बात कर लें तो करोड़ों रुपए खर्च किया गया। शाहजहां इनके निर्माण के बाद आलोचना का पात्र भी बना। क्यों? ये वो समय था जब भारत की जनता भूखी मर रही थी, भारत के बड़े क्षेत्र में अकाल देखने को मिल रहा था, उनकी सहायता के लिए, उनको भोजन पहुंचाने के लिए पैसे की, धन की आवश्यकता थी। ऐसे समय में जब शाहजहां जैसे शासक को वहां पर ये लोगों को खाना पहुंचाना चाहिए था, उसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए थी प्रजा की, शाहजहां जो था वो लाल किला और ताजमहल बनवाने में लगा हुआ था। अब ताजमहल को लेकर कहा जाता है कि ताजमहल जो है वो प्रेम का स्मारक के तौर पर देखते हैं आप। अब प्रेम की स्मारक जो है दोस्तों एक मकबरा तो नहीं हो सकता। ताजमहल क्या है? ताजमहल एक मकबरा है जिसमें मुमताज की कब्र है, बाद में शाहजहां को दफनाया गया। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि ताजमहल एक मकबरा है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? ताजमहल जो है वो कहा जाता है कि शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज की याद में बनवाया था, लेकिन मुमताज की जो कब्र है दोस्तों वो तो बुरहानपुर में थी, बुरहानपुर मध्य प्रदेश में। आप सोचिए कि बुरहानपुर मध्य प्रदेश में मुमताज गड़ गई, शरीर ठिकाने लग गया, उसकी हड्डियों को निकाल कर आप ताजमहल में लेकर जा रहे हैं, तो किस प्रकार की व्यवस्था, ये तो समझने वाली बात है। मतलब ये कह सकते हैं कि अनायास ही करोड़ों रुपए का खर्च यहाँ पर किया गया। अच्छा, ताजमहल और लाल किले के बाद जब हम अगले स्टेप पे जाते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिए शाहजहां ने एक जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। शाहजहां ने जामा मस्जिद एक जो है वो दिल्ली में बनवाई। जो पुरानी दिल्ली का इलाका है यहां पर शाहजहां ने जामा मस्जिद बनवाई थी। और ये जो जामा मस्जिद है शाहजहां ने लगभग 1656 के आसपास बनवाई थी। एक और जामा मस्जिद है जो शाहजहां ने आगरा में बनवाई थी। शाहजहां की बेटी थी, उसका नाम था जहां आरा। ये जहां आरा जो थी शाहजहां की बेटी, इसकी याद में आगरा में भी शाहजहां ने जामा मस्जिद बनवाई थी। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहां हम देखिए, हम लाल किले की बात करते हैं, हम ताजमहल की बात करते हैं, हम दिल्ली की, पुरानी दिल्ली की जामा मस्जिद की बात करते हैं, हम आगरा की जामा मस्जिद की बात करते हैं, हम मोती मस्जिद की बात करते हैं। मोती मस्जिद जो लाहौर में बनवाई गई, मोती मस्जिद जो आगरा के किले में बनाई गई, ये सभी के सभी जो स्थापत्य की दृष्टि से काम रहे वो सभी काम शाहजहां के समय में हुए थे। इसलिए शाहजहां के काल को स्थापत्य कला की दृष्टि से मुगल काल में स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई है। अब यहाँ पर एक और चीज याद रखिएगा कि जो आगरा का किला है ना, ये आगरा का किला अकबर के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन आगरे के किले में बहुत सारी चीजें पुरानी थी। तो शाहजहां जब शासक बनता है तो शाहजहां ने क्या किया कि उन पुरानी चीजों को तुड़वा दिया। तुड़वाने के बाद आगरा के किले में दीवाने आम, दीवाने खास से लेकर कई अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं शाहजहां ने करवाई। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि आगरा के किले का जो निर्माण है वो अकबर ने करवाया था, लेकिन आगरा के किले का जो वर्तमान स्वरूप हमें देखने को मिलता है वो शाहजहां के द्वारा स्थापित करवाया गया था। शाहजहां इतनी सारी इमारतों को, क्षेत्रों को भारत में स्थापित करने वाला कहा गया है। अब यहाँ पर एक और चीज याद रखना है कि ये सभी चीजों को बनाने को लेकर जो शैली बनाई गई, जो कला बताई गई, उसमें यह बोला गया कि इंडो इस्लामिक कला का उदाहरण है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि इंडो इस्लामिक कला को लेकर
अगर एक बात जरूर क्लियर होनी चाहिए कि अगर इंडो इस्लामिक जैसी कोई कला रही है तो फिर भारत के बाहर के क्षेत्रों में भी आपको ऐसी कोई इमारतें या श्रेणियां देखने को मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। मतलब ये कि जो कला है वो हिंदुस्तानी कला है। इन सभी ने भारत में आकर भारतीय कला को देखा और उसमें थोड़े से बदलाव करके भारत में इस प्रकार की संस्थाएं बना दी और उसको नाम इंडो इस्लामिक कला दे दिया था। क्लियर? चलिए, तो ये तो बात हुई शाहजहां के समय की इमारतों की और मोती मस्जिद की। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध थर्मोपॉली ऑफ इंडिया कहलाता है। एक प्रकार से जब आप इस युद्ध के बारे में और महाराणा प्रताप के बारे में बात करते हैं तो गर्व से आप एकदम से उत्साहित हो जाते हैं। आपका खून जो होता है, उसका प्रवाह जो होता है वो अपने आप बढ़ता चला जाता है। और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि महाराणा प्रताप जैसे वीरों की भूमि रही है भारत की भूमि। महाराणा प्रताप जो रहे, इनका अकबर की सेना के साथ हल्दी घाटी के मैदान में राजस्थान में युद्ध होता है 1576 में। और तारीख जरूर याद रख लीजिएगा, 18 जून को। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी के मैदान में जब लड़ाई हुई तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि एक भीषण आपको युद्ध देखने को मिलता है। जब घोड़े दौड़ रहे थे, सैनिक लड़ रहे थे, हल्दी घाटी क्षेत्र में मिट्टी पीली थी तो सब तरफ पीला पीला उड़ने लगा, इसलिए इसको हल्दी घाटी के नाम से भी आप लोग जानते हैं। अब इस युद्ध में हम देखें तो एक तरफ महाराणा प्रताप की सेना है और दूसरी तरफ हम देखें तो अकबर की सेना। देखिए, अकबर नहीं है, अकबर की सेना है। महाराणा प्रताप की सेना और अकबर की सेना है। अब यहां पर यह समझिए कि महाराणा प्रताप की सेना जो है वो हिंदू राजा की सेना है और इसका नेतृत्व जो कर रहे थे वो मुस्लिम कर रहे थे, जिनका नाम था हकीम खां। हकीम खां जो थे ये महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व कर रहे थे, उसकी एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। और अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? मान सिंह। मतलब मुस्लिम शासक की सेना का नेतृत्व राजपूत हिंदू शासक कर रहा है और राजपूत हिंदू राजा की सेना की एक टुकड़ी का नेतृत्व एक मुस्लिम व्यक्ति कर रहा है। तो यहां पर धर्म के आधार पर तो लड़ाई थी नहीं। लड़ाई ये थी कि महाराणा प्रताप को अकबर झुकाना चाहता था और महाराणा प्रताप शौर्य, साहस, पराक्रम के उदाहरण रहे। एक राजस्थान राजपूत कहीं ना कहीं श्रेणी के राजा रहे तो कैसे झुक सकते थे? सिसोदिया वंश के पराक्रमी शासक महाराणा प्रताप ने झुकने से मना कर दिया और ऐसे में इनके क्षेत्र पर इनको झुकाने के लिए अकबर बार बार आक्रमण कर रहा था। और इसी आक्रमण के क्रम में 1576 का हल्दी घाटी का आक्रमण भी देखने को मिलता है। भीषण युद्ध होता है। इस युद्ध में दोस्तों होता यह है कि जब प्रारंभ इस युद्ध का होता है और युद्ध बहुत भयानक रूप से चलता है तो यहां पर महाराणा प्रताप की सेना जो है वो अकबर की सेना पर भारी पड़ती है और अकबर की सेना जो होती है वो युद्ध भूमि में एक तरफ आपको भागती हुई नजर आती है। यहां पर यह सिद्ध हो जाता है कि महाराणा प्रताप की सेना जीत रही है और अकबर की सेना हार रही है, क्योंकि सेना भागती नजर आती है। इसी समय एक और वाकया होता है कि मानसिंह जो है वो अपने हाथी पे बैठकर युद्ध लड़ने आया था। ये जो हाथी होता था ना दोस्तों, इसको भारी भरकम सामग्री से तैयार किया जाता था। इसके अगर सूंड में देखे तो वहां तलवार बांध दी जाती थी, आइट साइड में कांटे वाले कवच लगाए जाते थे, यहां तक कि पूंछ में तक कटार बांध दी जाती थी। हाथी जब भी जाता था तो पूंछ हिला हिला के सैनिकों को मारता था और हाथी के दांतों में भी खंजर लगा दिए जाते थे। तो हुआ ये कि महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, उसने मानसिंह के हाथी के मस्तक पर अपने दोनों पैर जब मारे तो हाथी तो गिर गया, लेकिन उसके दांतों में बने खंजर से चेतक का पैर घायल हो गया। और चेतक जब घायल हो गया तो कहीं ना कहीं उसकी अवस्था गंभीर देखी और युद्ध को अपने पक्ष में आते देख अपने सेनापति के, अपने मित्र के समझाने के अनुसार महाराणा प्रताप ने युद्ध भूमि से चेतक को लेकर उसकी देखभाल के हिसाब से निकलना आवश्यक समझा। जब सबके कहने पर महाराणा प्रताप निकले जा रहे थे तो रास्ते में चेतक की मृत्यु हो जाती है। लेकिन युद्ध भूमि में एक वाकया हुआ था कि महाराणा प्रताप ने अपने मित्र, अपने सेनापति के कपड़े खुद पहन लिए और अपने कपड़े उनको पहना दिए। ये इसलिए किया गया कि सेना युद्ध लगभग जीत गई थी। अंतिम निर्णय होने से पहले अगर पता चल जाता कि महाराणा प्रताप चले गए तो सेना का कंट्रोल खो जाता और कहीं ना कहीं हार निश्चित हो जाती, भगदड़ मच जाती। इसलिए कहीं ना कहीं ये किया गया था। लेकिन हुआ ये कि जब अकबर की सेना भाग रही थी
तो महाराणा प्रताप तो चले गए थे, तो उधर से अकबर अपनी एक अलग सेना की टुकड़ी लेकर आ जाता है, जिसकी वजह से अकबर की सेना को बल मिलता है और फिर युद्ध का जो निर्णय होता है वो बदल जाता है। और जैसे निर्णय बदलता है तो फिर यहाँ पर राजपूतों की हार होती है और उसके बाद क्षेत्र पर कहीं ना कहीं अकबर की सेना का कब्जा हो जाता है। आदेश निकलता है, जो सैनिक होते हैं मुगलों के वो महाराणा प्रताप को ढूंढते हैं और महाराणा प्रताप जो है दोस्तों इस समय जंगल में अपना जीवन यापन करते हैं। महाराणा कहाँ, जीवन जंगल में कहीं ना कहीं यापन करते हैं। लेकिन इस समय उनके पूर्व के अनुभव बड़े काम आते हैं। पूर्व के अनुभव का मतलब क्या है, उनको भी हम लोगों को समझना है। पूर्व के अनुभव ये है कि जब महाराणा प्रताप के हम बचपन की बात करते हैं तो इनका बचपन भीलों के बीच में गुजरा था। किसके बीच में, भीलों के बीच गुजरा था और कहीं ना कहीं भीलों के बीच में बचपन गुजरा और भील इन्हें कीका कहकर पुकारते थे। इस समय महाराणा प्रताप ने भीलों से शस्त्र का ज्ञान लिया, बोलता तीर जो होते हैं, धनुष जो था वो चलाना सीखा। यहां तक कि महाराणा प्रताप युद्ध का प्रैक्टिस भी भीलों के साथ करते थे, घोड़े के साथ दौड़ भी, इस प्रकार की गतिविधियां भी करते थे। साथ ही साथ इनके साथ रहते उन्होंने जंगल की जड़ी बूटी और आदि चीजों का नॉलेज भी ले लिया था। एक लंबा समय महाराणा प्रताप ने अपने परिवार के साथ जंगल में गुजारा और यह भी कहा जाता है कि इतने कठिन दिन आए थे कि जंगल में रहकर महाराणा प्रताप को घास की रोटी खाने के लिए भी मजबूर होना पड़ा था। लेकिन चूंकि उनके पास जंगल का एक अनुभव था इसलिए उन्होंने जंगल की जड़ी बूटी आदि चीजों का एक प्रकार से इस्तेमाल किया और अपना जीवन निर्वाह किया। बाद में महाराणा प्रताप आए और चावड़ के क्षेत्र पर अपना एक कब्जा करके यहां से अन्य क्षेत्रों को जीतते हुए अपनी एक पुनः स्थिति स्थापित कर ली और मौका देखकर अपने क्षेत्र को पुनः मुगल सेना से जीत लिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप जो है वो पुनः राजा बनते हैं चावड़ के क्षेत्र में। और अगर देखा जाए 1597 के आसपास महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है। मृत्यु की खबर जैसे अकबर को मिलती तो अकबर बहुत रोता है, बहुत पश्चाताप करता है। क्यों? क्योंकि महाराणा प्रताप को अब उनके जीते जी ना तो अकबर कभी पकड़ पाया, ना उनको झुका पाया और ना ही हरा पाया था। तो इस प्रकार के वीर योद्धा को जब वो नहीं पकड़ पाया तो इसका उसको बहुत ज्यादा अफसोस था और कहीं ना कहीं वो महाराणा प्रताप की वीरता से बहुत ज्यादा प्रेरित भी था। ये भी ध्यान रखना है। क्लियर? अब ये तो हमने महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी की युद्ध से संबंधित चीजों की बात कर ली, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को महाराणा प्रताप से संबंधित कुछ फैक्ट भी देखना चाहिए क्योंकि एग्जाम में वो भी पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखिए, मैंने बता दिया कि बचपन में भील जनजाति के जो लोग थे वो महाराणा प्रताप को कीका कहकर पुकारते थे। और यहां पर यह याद रखिएगा कि महाराणा का शासन मेवाड़ क्षेत्र में था। मेवाड़ के राजा उदय सिंह जो थे वो महाराणा प्रताप के पिता थे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। पिता कौन थे? मेवाड़ के राजा उदय सिंह। अगर हम माता की बात करें दोस्तों तो इनकी माता का नाम था जयवंता बाई। जयवंता बाई जो है वो महाराणा प्रताप की माता जी थी। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था दोस्तों 9 मई 1540 को। जन्म कहां हुआ था? मेवाड़ में। मेवाड़ में कहां? कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है, कुंभलगढ़ के दुर्ग में 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और मृत्यु की बात करें तो 19 जनवरी 1597 को लगभग 56-57 साल की उम्र में महाराणा प्रताप की मृत्यु कहां हुई थी? मृत्यु हुई थी दोस्तों चावड़ में, क्योंकि इस क्षेत्र पे ही महाराणा प्रताप राज कर रहे थे। सिसोदिया राजपूत वंश से संबंधित थे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और महाराणा प्रताप जब निर्वासित जीवन जंगल में जिए उसके बाद याद रखिएगा कि जब ये पुनः अपना शासन स्थापित करते हैं तो शासन में इनके 2 बार राज्याभिषेक होते हैं। कितने बार? 2 बार राज्याभिषेक होता है। दोनों बार आप 1972 में दोनों बार यदि हम देखें तो महाराणा प्रताप 1572 में ही राज्याभिषेक करवाते हैं। अब 1572 में जो 2 बार राज्याभिषेक हुआ इसके स्थान अलग अलग थे। एक बार राज्याभिषेक जो इन्होंने कराया वो गोगुंदा में करवाया और दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया कुंभलगढ़ में। ठीक है, तो ये महाराणा प्रताप के शासक बनने और राज्याभिषेक की कहानी थी। इसके अलावा उनके घोड़े का नाम आप लोग याद रखिएगा कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। जयवंता बाई जो थी वो माता जी थी, उदय सिंह जी जो थे वो पिताजी थे। अकबर के साथ हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में महाराणा प्रताप के लड़ा था। ठीक है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? दोस्तों याद रखिएगा कि वो औरंगजेब था जिसने जजिया कर दोबारा लगाया था। हमारे देश में 712 एडी में अगर हम देखें तो
तो ये अरबी आक्रमण देखने को मिलता है। ये अरबी आक्रमण होता है भारत में, और इसको आप प्रथम मुस्लिम आक्रमण के रूप में भी देखते हैं। प्रथम मुस्लिम आक्रमण के रूप में भी आप इसे देखते हैं। और सफल मुस्लिम आक्रमण जो है वो होता है 712 एडी में, और करने वाला होता है मोहम्मद बिन कासिम। ये मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत पर आक्रमण किया, देवल का क्षेत्र जो था भारत में सिंध का, उसे जीत लिया। उसके बाद भारत में सबसे पहले जजिया कर अगर लगाया था तो वो मोहम्मद बिन कासिम ने ही लगाया था, याद रखेंगे। अब ये जजिया कर क्या था? ये जजिया कर वो कर था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। किससे वसूल किया जाता था? ये गैर मुसलमानों से वसूल किया जाता था। अब गैर मुसलमानों से वसूल किया जाता था मतलब धर्म के आधार पर वसूल कर रहे हैं, तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो गैर मुसलमान हैं उनको मुसलमान बनाना, मतलब एक प्रकार से धर्मांतरण इसके पीछे उद्देश्य हमें दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर गैर मुसलमानों से आप दूसरे कर भी ले रहे हैं और अतिरिक्त कर के तौर पर जजिया कर भी ले रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं उनके ऊपर कर का बोझ पड़ेगा, और इस कर से अगर उन्हें बचना है तो वो मुस्लिम धर्म में प्रविष्ट हो जाएंगे ताकि उनके ऊपर ये कर नहीं लगेगा। इस प्रकार से आर्थिक बोझ डालकर धर्मांतरण करने की व्यवस्था में आप जजिया कर को देखते हैं। अब जजिया कर प्रारंभ में मुसलमानों पर नहीं लगता, ब्राह्मणों पर नहीं लगता था, लेकिन जब हम फिरोज तुगलक की बात करते हैं, फिरोज तुगलक जो है, याद रखिएगा, लगभग 1351 के आसपास दिल्ली सल्तनत में राजा बनता है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद। अब फिरोज तुगलक ने क्या किया? ये जजिया कर जो है ये ब्राह्मणों पर भी लगा दिया। तो अगर पूछा जाए कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। अगर हम और आगे जाएं दोस्तों, तो याद रखिएगा कि जब अकबर शासक बनता है मुगलों में, अकबर क्या कर देता है? इस कर को हटा देता है। तो जजिया कर को हटाने वाले मुगल शासक का नाम अगर आप लोगों से पूछा जाए तो क्या बताएंगे? अकबर जजिया कर को हटा देता है। अकबर के बाद जहांगीर के समय में व्यवस्था में बदलाव नहीं आता, लेकिन शाहजहां जब शासक बनता है तो वो इस व्यवस्था में बदलाव लाने का प्रयास करता है। शाहजहां की बात करें दोस्तों, तो वो पहले क्या कर देता है? जजिया कर प्रारंभ कर देता है, लेकिन जब बाद में कुछ लोग उसको समझाते हैं, धर्मगुरु वगैरह, तो इसको क्या करता है? तुरंत बंद भी कर देता है। मतलब शाहजहां ने चालू करके पुनः बंद भी कर दिया। और शाहजहां के बाद हम बात करते हैं औरंगजेब की, तो औरंगजेब के शासन को दोस्तों आप एक कट्टर रूप से देखते हैं। ये क्या है? एक कट्टर शासक की छवि आप यहां देखते हैं। और मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर आप औरंगजेब के शासन को देखें तो औरंगजेब किसी इस्लामिक देश के लिए आदर्श शासक हो सकता है, लेकिन भारत जैसे देश के लिए औरंगजेब जैसा शासक जो था वो कलंक के समान दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि कुछ इस प्रकार के इसने कट्टरता पूर्वक काम किए हैं। इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, क्या? कि दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना। अब दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलने का मतलब है कि गैर मुस्लिम देश को इस्लामिक देश में बदलना इसका उद्देश्य था। और ये बदलने के लिए औरंगजेब ने क्या किया है दोस्तों? इसके लिए इसने धर्मांतरण की नीति चलाई और एक प्रकार से जिहाद का जो नारा देकर जिहाद चलाने का काम किया, जिसमें ये भारतीयों का धर्म परिवर्तन कराने में बहुत ज्यादा ध्यान देता था। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी की हम बात करें तो उन्होंने जब इस्लाम स्वीकार नहीं किया तो औरंगजेब ने उनका सर कलम करवा दिया था। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। तो कट्टर छवि आपको औरंगजेब पे दिखाई पड़ती है। और जब हम जजिया कर की बात करते हैं तो जजिया कर एक प्रकार से गैर मुस्लिमों से लिए जाने वाला था। तो ऐसे में उसने क्या किया? औरंगजेब ने न केवल जजिया कर को लगाया पुनः, बल्कि इसको और कठोरतम रूप से वसूल किया ताकि धर्मांतरण करने के लिए जो गैर हिंदू मजबूर नहीं थे वो भी मजबूर हो जाएं। तो एक प्रकार से औरंगजेब ने जजिया कर को एक हथियार के तौर पर यूज भी किया। अगर हम बात करें औरंगजेब के बाद तो याद रखिएगा मोहम्मद शाह रंगीला जो है वो 1719 से लेकर 1748 तक मुगल शासक रहता है। और 1719 से 1748 के बीच में जब मोहम्मद शाह रंगीला शासक रहता है तो अंतिम रूप से, याद रखिएगा, अंतिम रूप से जजिया को समाप्त कर देता है। तो अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त किसके समय होता है? मोहम्मद शाह रंगीला के समय, जो मुगल सम्राट था, जिसके समय से हम कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य का पतन देखते हैं। बल्कि अगर हम बात करें कौन सा मुगल शासक था जिसने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, तो वो था अकबर, जिसने जजिया कर को समाप्त किया था। पुनः शुरू किसने किया था? तो पुनः शुरू किया था शाहजहां ने, लेकिन पुनः बंद कर दिया। इसको पुनः स्थायी तौर पर किसने शुरू किया था? औरंगजेब ने। और अंतिम रूप से खत्म किसने कर दिया?
मोहम्मद शाह रंगीला ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? दोस्तों याद रखिएगा, महाराणा प्रताप के बारे में अभी हम लोगों ने बात की। महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश के शासक थे और कहीं ना कहीं इनका अकबर से लगातार कॉन्फ्लिक्ट होता रहा, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में एक भी बार ना तो अकबर के सामने झुकना पसंद किया, स्वीकार किया, और ना ही अकबर से वो हारे, बल्कि अकबर की हर एक चीज का लगातार मुंहतोड़ जवाब देते रहे महाराणा प्रताप। न केवल अकबर से अपने साम्राज्य को बचाया, बल्कि जिन क्षेत्रों को अकबर ने जीत लिया तो उनको वापस भी छुड़ाया और अकबर को कड़ी टक्कर दी। तो जब महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है 1597 में जनवरी में, तब तक अकबर बिल्कुल महाराणा प्रताप को ना तो पकड़ सका ना ही हरा सका। ऐसे में हम कह सकते हैं कि सिसोदिया वंश के जो शासक थे उन्होंने कभी भी अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया, ना ही वो हारे थे, वो वीर महाराणा प्रताप रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका, अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी क्या कार्य करता था? तो भूमि से राजस्व का मूल्यांकन करना और संग्रह करने का काम जो है वो अमल गुजार नामक अधिकारी करता था। अगला प्रश्न है, शिवाजी महाराज ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो ये संधि थी दोस्तों पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि लगभग 22 जून को 1665 के आसपास होती है। एक तरफ होता है जयसिंह, जयसिंह जो है दोस्तों ये औरंगजेब का प्रतिनिधित्व कर रहा था, और एक तरफ है आपके शिवाजी महाराज जी। शिवाजी महाराज के साथ औरंगजेब के प्रतिनिधि जयसिंह की संधि होती है। कुछ जगहों पर 11 जून दिया होता है, लेकिन अब 22 जून को ज्यादा मानिएगा। तो यहाँ पर औरंगजेब के प्रतिनिधि जयसिंह और शिवाजी महाराज के बीच में ये संधि होती है। इस संधि को देखें तो ये जयसिंह के पक्ष में थी। शिवाजी महाराज को जयसिंह के शर्तों को मानना पड़ा, जैसे कि शिवाजी महाराज जो होंगे वो औरंगजेब की सभा में शामिल होने के लिए आगरा जाएंगे, जैसे कि शिवाजी महाराज ने मुगलों के जो जो किले जीते, जो जो क्षेत्र जीते, उनको वापस करेंगे। इस प्रकार की बातें शिवाजी महाराज ने मानी थी जयसिंह की, और कहीं ना कहीं ये संधि 22 जून 1665 को शिवाजी महाराज के अगेंस्ट संधि रही थी, ये ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करते हैं इस संधि के शर्तों के तहत क्या क्या हुआ वो, और उसके बाद हम शिवाजी महाराज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे, क्योंकि आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं। इसी YouTube चैनल पर एक लेक्चर डाला हुआ है जिसमें मराठा साम्राज्य हेडिंग है, ठीक है। तो मराठा साम्राज्य के अंतर्गत मैंने शिवाजी महाराज की एक एक चीज, मराठा साम्राज्य की एक एक चीज और पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य और उसके पतन तक का पूरा क्लियर डिस्कशन किया है। तो उस डिस्कशन में आप पूरे मराठा साम्राज्य के टॉपिक को समझ सकते हैं। हम यहाँ पर शिवाजी महाराज से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेंगे ताकि आपकी एक लिंक बनी रहे। फिलहाल सबसे पहले हम यह देखते हैं कि पुरंदर की संधि कब हुई? 22 जून 1665 को, जिसमें शिवाजी महाराज ने जयसिंह के द्वारा थोपी गई शर्तों को माना। उस शर्त में सबसे पहली बात थी कि किले जो जीते हैं शिवाजी महाराज ने मुगलों के वापस करेंगे। तो लगभग 35 किले जो थे वो शिवाजी महाराज ने वापस कर दिए थे, और इस शर्त में यह भी था कि शिवाजी महाराज जो है वो औरंगजेब के सभा में शामिल होंगे आगरा में। तो आगरा में औरंगजेब की जो सभा हुई थी दोस्तों वो 1666 में हुई थी, और यह भी कहा गया था कि औरंगजेब की सभा में जब शिवाजी महाराज शामिल होंगे तो उनसे पूरा आदर पूर्वक व्यवहार किया जाएगा। शिवाजी महाराज ने तय शर्त के हिसाब से 1666 में आगरा जाकर औरंगजेब की सभा में भाग लिया। अब जब औरंगजेब की सभा में भाग लिया तो प्रारंभ में तो सब ठीक था, लेकिन बाद में औरंगजेब और बाकी लोगों ने शिवाजी महाराज का अपमान किया। शिवाजी महाराज ने एक समय तक उसको सहन किया, बाद में वो खुले में मैदान में आ गए और उस सभा में मारकाट मचा दी, जिसके कारण औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को कैद कर दिया, और कैद करके आगरा के किले में जयपुर भवन जो है यहां पर रखा था। तो ये क्वेश्चन याद रख लीजिएगा कि शिवाजी महाराज को 1666 में औरंगजेब ने कैद करके कहां रखा था? आगरा के किले में जयपुर भवन में रखा था। इसका राजस्थान से संबंध नहीं, ध्यान रखेंगे। आगरा के किले के जयपुर भवन में रखा था। कुछ दिनों बाद शिवाजी महाराज वहां से छूटते हैं, छूटने के बाद सूरत को लूटते हैं, और अंततः फिर औरंगजेब जो है वो शिवाजी महाराज को मराठों का छत्रपति मान लेता है, बराबर। तो ये उसके बाद की कहानी रही, लेकिन हम शिवाजी महाराज से संबंधित कुछ प्रारंभिक फैक्ट्स को भी देखते हैं। तो यह समझिए, शिवाजी महाराज की यदि हम बात करें दोस्तों जन्म की, तो शिवाजी महाराज का जन्म होता है लगभग 1627 में अप्रैल के महीने में।
क्लियर। और अप्रैल के महीने में जन्म होता है। अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें दोस्तों तो मृत्यु होती है 1680 में, जब शिवाजी महाराज कितने साल के थे, 53 वर्ष के थे। अगर हम माता जी की बात करें दोस्तों तो शिवाजी महाराज की माता जो थे उनका नाम था जीजाबाई, ठीक है। और अगर हम पिता की बात करें दोस्तों तो पिता का नाम याद रखिएगा शाहजी भोसले। शाहजी भोसले जो रहे वो शिवाजी महाराज के पिताजी थे। और शाहजी भोसले जो थे दोस्तों वो बीजापुर का सुल्तान जो है, बीजापुर के सुल्तान जो था इसके यहाँ पर जागीरदार थे। इसका मतलब जागीरदार के तौर पर काम करते थे। तो एक बहुत बड़े क्षेत्र तक शिवाजी महाराज की उनके पिताजी की पहुंच भी थी। क्लियर। शिवाजी महाराज की जो माता थी ये महान शिव भक्त थी, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम शिव जी के नाम पर क्या किया, शिवाजी रखा था। बराबर है। अब यहाँ पर एक और चीज याद रखिएगा कि शिवाजी महाराज की जो प्रारंभिक शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा जो है वो किसने की है, तो ध्यान रखेंगे उनकी माता जो है इन्होंने इनकी प्रारंभिक शिक्षा की थी। माता ने प्रारंभिक शिक्षा के तहत महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण आदि शास्त्रों के ज्ञान भी शिवाजी महाराज को दिया। अगर हम शिवाजी महाराज की शस्त्र की या सैनिक शिक्षा की बात करें दोस्तों तो सैनिक शिक्षा का जो दायित्व था वो दादाजी कोंडदेव ने संभाला था। दादाजी कोंडदेव ने शिवाजी महाराज को शस्त्र की शिक्षा दी और उन्हें कुशल सेनापति, एक सैनिक के तौर पर तैयार किया था। दादाजी कोंडदेव का अच्छा खासा प्रभाव हमें शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम इनकी आध्यात्मिक शिक्षा की बात करें, धार्मिक शिक्षा की बात करें तो आध्यात्मिक शिक्षा गुरु रामदास जी के द्वारा शिवाजी महाराज की हुई थी। तो इस प्रकार से शिवाजी महाराज ने एक अच्छे गुण संपन्न सेनापति के तौर पर, धार्मिक व्यक्ति के तौर पर, रणनीतिक के तौर पर, कूटनीतिक के तौर पर हर एक प्रकार से शिक्षा दीक्षा हुई थी। अब शिवाजी महाराज बड़े हुए, इन्होंने देखा कि उत्तर में मुगल हैं और दक्षिण में अलग अलग सुल्तान हैं। तो शिवाजी महाराज ने कहा कि भाई इनसे हम लोगों को पहले स्वराज चाहिए। तो शिवाजी महाराज ने बड़े होने के बाद सबसे पहले स्वराज को अपना टारगेट बनाया, मुगलों से और बाकी मुस्लिम शासकों से, और इसके तहत उन्होंने शपथ लेकर लड़ाई करना चालू कर दिया। पहले शिवाजी महाराज ने आसपास के छोटे छोटे क्षेत्रों पर आक्रमण करके उनको लूट के अपनी सेना मजबूत की। बाद में शिवाजी महाराज ने बीजापुर का जो सुल्तान रहा इसके किलों को चुपके चुपके से जीतना शुरू किया, और जीतना शुरू किया जिसमें उन्होंने लगभग 1646 की हम बात करें तो यहाँ पर पहला किला जीता था। ये किला जीता था तोरण का किला। कुछ जगहों पर यह तारीख 1644 भी मिलती है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करें 1647 में इन्होंने कोंडना का दुर्ग हो या चाकन का दुर्ग जीता था। तो कोंडना और चाकन का जो किला है वो 1647 में जीता। और 1656 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर शिवाजी महाराज ने जवाली के दुर्ग को जीत लिया था। ये सभी के सभी दुर्ग जो थे दोस्तों वो दक्षिण में बीजापुर के सुल्तान के थे। हालांकि ये दुर्ग जो थे वो चुपके चुपके से शिवाजी महाराज ने जीते थे। क्यों? क्योंकि इनके पापा जो थे वो इसके यहाँ पर जागीरदार के तौर पर काम कर रहे थे, और अगर सुल्तान को पता चल जाता कि शिवाजी शाहजी के बेटे शिवाजी का ये काम है तो उन्हें दिक्कत हो सकती थी। तो खुलकर वो तब आते जब उनके पापा का रिटायरमेंट हो जाता। तो जब तक के लिए उन्होंने आराम से चुपचाप से गुप्त रूप से इन किलों को जीतना प्रारंभ किया। लेकिन हम बात करें 1659 में अहमदनगर की जब बात आती है तो इसके बाद से शिवाजी महाराज और मुगलों का सीधा सीधा सामने हो जाता है। और शिवाजी महाराज और मुगलों की अगर सामना की मैं बात करता हूं तो कहीं ना कहीं औरंगजेब का ये राज रहा है। और औरंगजेब सूरत की लूट जब शिवाजी महाराज ने पहली बार की थी तब से कहीं ना कहीं शिवाजी महाराज को टारगेट कर रहा था और उनको पकड़ना चाहता था। पहली बार उनकी यहाँ मुठभेड़ होती है। ऐसे ही एक व्यक्ति जिसका नाम था शाइस्ता खां। शाइस्ता खां जो है इसकी हम बात करें या हम बात करें जय सिंह की। जय सिंह राजपूत राजा था, शाइस्ता खां औरंगजेब का मामा था। ये दोनों के दोनों कहीं ना कहीं औरंगजेब के बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। अगर किसी भी क्षेत्र को जीतना होता था, आक्रमण करना होता था या सलाह लेनी होती थी तो औरंगजेब इन्हीं से लेता था। तो औरंगजेब ने शाइस्ता खां के नेतृत्व में 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की सेना शिवाजी महाराज के खिलाफ भेजी। तो हुआ ये कि शिवाजी महाराज को इसकी सूचना गुप्तों से पहले ही पता चल गई थी। तो जहां पर शाइस्ता खां का शिविर लगा था शिवाजी महाराज ने रात में उन पर अटैक कर दिया और शाइस्ता खां को घायल कर दिया। जब शाइस्ता खां को घायल किया तो शाइस्ता खां भागते भागते जाता औरंगजेब के पास। औरंगजेब इस गुस्ताखी के कारण शाइस्ता खां को दंड देता है और जयसिंह के नेतृत्व में एक सेना बनाकर शिवाजी महाराज के खिलाफ भेजता है। शिवाजी महाराज के खिलाफ जयसिंह की एक बहुत बड़ी सेना आकर उनको घेर लेती है और यहां पर शिवाजी महाराज को एक संधि करनी पड़ती है, जिस संधि को आप पुरंदर की संधि कहते हैं। और उसके बाद की कहानी आप लोगों को मैंने बताई है। यहां पर एक अफजल खां नामक व्यक्ति भी था, यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ये अफजल खां जो था इसे भी औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को मारने के लिए भेजा था
और इसने क्या किया था कि शिवाजी महाराज के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा था, कॉन्स्पिरेसी की रचना की थी। इसका यह मानना था कि ये शिवाजी महाराज से एक सप्रेम आराम से एक भेंट करेगा और उसके दौरान चुपके से एक हथियार छुपाकर ये मार देगा शिवाजी महाराज को। लेकिन इसका पलड़ा उल्टा हो गया, क्योंकि शिवाजी महाराज के गुप्तचरों ने शिवाजी महाराज को इसकी पूर्व सूचना दे दी और जो काम अफजल खां करना चाहता था, अफजल खां 6 फुट लंबा हट्टा कट्टा एक सांड हुआ करता था, शिवाजी महाराज ने सूचना पाकर जो अफजल खां करना चाहता था वो शिवाजी महाराज ने अफजल खां के साथ कर दिया। तो इस प्रकार से आपको एक परिणाम देखने को मिलता है कि अफजल खां को भी शिवाजी महाराज ने अपने चतुराई से मार दिया। जब इतना को शिवाजी महाराज ने किया और शिवाजी महाराज को 1666 में औरंगजेब ने आगरा के जयपुर भवन में कैद कर लिया। वहां से छूटे शिवाजी महाराज सूरत को लूटा। अंततः औरंगजेब शिवाजी महाराज से परेशान हो गया और 1674 में शिवाजी महाराज का होता है राज्याभिषेक। ये याद रखिएगा, 2 बार राज्याभिषेक होता है शिवाजी महाराज का। जब राज्याभिषेक होता है शिवाजी महाराज का तो इन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया था। काशी के ब्राह्मण गंगाधर भट्ट जैसे लोगों ने शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक वैदिक विधि विधान से किया था, ये ध्यान रखना है। लगभग 53 वर्ष की उम्र में शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई थी, तब 1680 में। लेकिन जिस प्रकार से अकबर अपने पूरे जीवन भर महाराणा प्रताप को पकड़ने, महाराणा प्रताप को झुकाने के लिए संघर्ष करता रहा, वैसा ही संघर्ष औरंगजेब शिवाजी महाराज को लेकर करना पड़ा। ठीक है, और शिवाजी महाराज हाथ में नहीं आए। शिवाजी महाराज गुरिल्ला पद्धति में एक्सपर्ट थे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था? औरंगजेब ने दक्षिण तक स्ट्राइक की, खुद नेतृत्व करके बीजापुर और गोलकुंडा जैसे क्षेत्रों को जीता लगभग 1685-86 में। इसका मतलब था कि दक्षिण तक औरंगजेब ने अपने साम्राज्य को बढ़ाया था। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? तो याद रखिए, हुमायूं जो है वो 1555-56 में मुगल सत्ता की दोबारा स्थापना करता दिल्ली में। हुआ यह था कि जो बेलग्राम का युद्ध हुआ, कब हुआ था? 1540 में। यहां शेर शाह सूरी जो है वो हुमायूं को हरा देता है और हुमायूं गंगा में कूदकर अपनी जान बचाता है। हुमायूं जब बच जाता है तो वो गुजरात राजस्थान से होते हुए अंत में ईरान के शासकों से सैनिक सहायता लेता है, उनकी शर्तों का पालन करते हुए अंततः 1555 में पुनः दिल्ली आता है। इसके बीच की कहानी मैंने आपको पिछले लेक्चर में सुनाई, वहां पर आपको पता है क्या क्या हुआ है। हुमायूं का निर्वासित जीवन मैंने आपको बताया, ठीक है, तो वहां आप लोगों को देखना है। यहां पर ये कि 1555 तक हुमायूं जो है दोबारा अपने आप को शक्तिशाली करके सेना एकत्र करके दिल्ली आ जाता है और यहां पर आपको 2 युद्ध देखने को मिलते हैं। एक तो पंजाब के क्षेत्र में लुधियाना तरफ जाएं तो यहां पर होता है मच्छीवाड़ा का युद्ध। इस मच्छीवाड़ा के युद्ध में सूर सेना को पराजित करता है हुमायूं, और दूसरा होता है अंतिम युद्ध जिसको हम सरहिंद का युद्ध कहते हैं। इसमें पुनः सूर सेना को पराजित करता है हुमायूं 1555 में ही, और उसके बाद हुमायूं का कब्जा हो जाता है दिल्ली पर और दिल्ली आगरा के क्षेत्र में दोबारा से मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। हुमायूं का राज्याभिषेक होता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि जनवरी 1556 में ही हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और अकबर शासक बनता है। तो मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? सरहिंद के युद्ध में सूर सेना को हराने के बाद 1555-56 में की थी। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? तो वो हुमायूं था। हुमायूं ने लगभग 1533 के आसपास दीन पनाह पुस्तकालय बनाया था और इस पुस्तकालय भवन की सीढ़ियों से जब हुमायूं उतर रहा था उसका पैर फिसल गया और पैर फिसलकर गुड़कते गुड़कते नीचे आया और हुमायूं की मृत्यु हो गई। इस पर एक इतिहासकार है जिनका नाम है लेनपूल। लेनपूल कहते हैं कि हुमायूं अपने जीवन भर लुढ़कता रहा और उसकी मृत्यु भी लुढ़कते लुढ़कते हो गई थी। क्यों? क्योंकि बेलग्राम के युद्ध में जब हारा है शेरशाह सूरी से तो जगह जगह गया है, कभी गुजरात गया है, कभी राजस्थान गया है, कभी सिंध गया है, कभी ईरान गया है, कभी काबुल का अंदर गया है, कहीं पंजाब गया है, घूमता रहा और अंत में भी लुढ़क लुढ़क के हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल प्रशासन में मुहस्सिब क्या था? दोस्तों याद रखिएगा, मुहस्सिब जो था वो लोक आचरण अधिकारी था। ये लोक आचरण अधिकारी ऐसा काम करता था कि मुगलों के समय में इस्लाम को इंपॉर्टेंस दिया गया, ठीक है, और फारसी भाषा को महत्व दिया गया। तो जो लोग थे यहां पर, उन लोग के दिनचर्या जो होती थी
उन लोगों की जो गतिविधि होती थी, इन गतिविधियों पर कहीं ना कहीं ध्यान रखना चाहता था, निर्णय रखना चाहता था कि कोई भी व्यक्ति शरीयत मतलब मुस्लिमों की कानून संहिता जो होती है वो, तो कोई भी शरीयत के खिलाफ काम तो नहीं कर रहा, इनका ध्यान रखने का काम लोक आचरण अधिकारी के तौर पर मुहस्सिब करता था। अब अगर हम यहां देखें, ये पूरे मुगल काल में ये पद चलता रहा, ठीक है, और इसको जो मुहस्सिब होता था ना, इसको हिंदू मंदिरों को तोड़ने, हिंदू वैदिक पाठशालाओं स्कूलों को तोड़ने का काम भी सौंपा गया था, ये भी ध्यान रखें। अगर हम मुहस्सिब का पद देखें तो ये पद दोस्तों औरंगजेब की अगर हम बात करें तो इसके समय पर यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो औरंगजेब के समय पर महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि औरंगजेब एक धार्मिक रूप से कट्टर शासक था और इसका क्लियर उद्देश्य था कि वो भारत के क्षेत्र को गैर मुसलमान से मुसलमान में बदलना चाहता था। इसके लिए मुहस्सिब जैसे अधिकारी उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले थे। इसीलिए कहीं ना कहीं मुहस्सिब जो है वो औरंगजेब के शासनकाल में महत्वपूर्ण साबित होता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मदद ए माश क्या इंगित करता है? याद रखिएगा, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि जो होती थी वो मदद ए माश कहलाती थी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा, अब्दुस समद जो एक फारसी चित्रकार था, अकबर के समय था, इसने दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किया था, जिसमें लगभग 1200 चित्रों को शामिल किया गया था। कितने? 1200 चित्रों को शामिल किया गया था। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, महान चित्रकार रहा है उस समय पे। अगर हम मुगल चित्रकला की बात करें तो मुगल चित्रकला कहीं ना कहीं आपको बाबर के समय से ही दिखाई पड़ती है, जिसमें प्राकृतिक दृश्यों, मनुष्यों आदि सभी चीजों को महत्व दिया गया है, ये ध्यान रखेंगे। और दास्तान अमीर हमजा में हमजा जो है ना दोस्तों, ये जो हजरत मोहम्मद रहे हैं, हजरत मोहम्मद जो रहे हैं, इनके चाचा थे और इनकी वीरता और पराक्रम को कार्य को दर्शाने के लिए ही जो चित्रकला का एक पूरा नमूना तैयार किया गया, उसे दास्तान अमीर हमजा कहा गया था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान कहलाया? तो ध्यान रखिएगा, वो बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी को लोदी वंश का संस्थापक भी कहते हैं आप। इसने क्या किया था? बहलोल लोदी ने सैयद वंश को खत्म करके दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश की स्थापना की थी। और बहलोल लोदी अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारता था। इसने सबसे पहले हजरत आला की उपाधि धारण की, उसके बाद ये सुल्तान बना था। और बहलोल लोदी ने अफगान साम्राज्य की स्थापना की थी और अपना एक अलग राजत्व सिद्धांत को अपनाया था, पुराने राजत्व सिद्धांतों को, नीतियों को त्याग करके। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? दार उल इस्लाम, मतलब ये इस्लाम का देश बनाना औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ था। दारुल हर्ब का अर्थ था गैर मुसलमानों का देश। इस गैर मुसलमानों के देश को दारुल इस्लाम में बदलना चाहता था, इसके लिए औरंगजेब ने जिहाद चलाया था। निम्नांकित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णकाल कहा है? याद रखिए, A.L. श्रीवास्तव थे, तो उन्होंने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णकाल कहा है। लेकिन किसकी दृष्टि से? स्थापत्य कला की दृष्टि से हम देखें तो, क्योंकि इस समय मोती मस्जिद हो, जामा मस्जिद हो, लाल किला हो, ताजमहल हो, ये सब निर्माण कार्य किए गए थे, ये ध्यान रखना। इसीलिए इसको स्थापत्य की दृष्टि से मुगल काल का स्वर्णकाल कहा गया है। अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन तख्ते ताऊस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह जो था दोस्तों, इसे नग्न स्त्री पुरुषों की संगत पसंद थी, इसलिए ये रंगीला शासक के नाम से फेमस रहा। और मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748 के बीच में शासक रहता है। अगर हम देखें दोस्तों तो सैयद बंधु जो हैं, इन सैयद बंधुओं के अंत का जो काम है वो भी मोहम्मद शाह रंगीला ने किया। सैयद बंधुओं के अंत के अलावा हम देखें तो इसके समय नादिर शाह का आक्रमण भी हुआ था, इसके समय अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण भी हुआ था, इसके समय बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर अधिकार भी किया था आक्रमण करके। इसके समय मुगल काल का विघटन भी हम लोगों को देखने को मिलता है। बंगाल हो, अवध हो, हैदराबाद जैसे
स्वतंत्र राज्य बनने लगे मुगल साम्राज्य से अलग होके। एक प्रकार से मुगलों के पतन का एक इंपॉर्टेंट गवाह रहता है मोहम्मद शाह रंगीला का शासन। अब याद रखिए जो मयूर सिंहासन है ना, ये 1 करोड़ की लागत से शाहजहां ने तैयार करवाया था। ये सोने का, याद रखिएगा, सोने का रत्न जड़ित सिंहासन था जो उस समय 1 करोड़ की लागत से तैयार किया गया था। और इसकी विशेषता यह थी कि इस पे ऊपर यहां पर कोहिनूर हीरा लगा हुआ था, साथ ही साथ इसके पीछे 2 मोर लगे थे, इसलिए इसको मयूर सिंहासन कहा गया था। जब हमारे देश पे लगभग 1739 के आसपास आप नादिर शाह ईरानी आक्रांता का आक्रमण देखते हैं, जिसने आक्रमण करके दिल्ली में भारी लूटपाट की, मंदिरों को तोड़ा और सब बर्बाद करके वो चला गया, तो वो मयूर सिंहासन भी अपने साथ लेकर चला गया था, ये ध्यान रखना है। तो मयूर सिंहासन पर अंतिम रूप से कौन सा सुल्तान बैठा था, तो याद रखिएगा वो था मोहम्मद शाह रंगीला, क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला के समय ही नादिर शाह ने आक्रमण करके मयूर सिंहासन को लूटकर ले गया था अपने साथ। अब ये समझिए कि मयूर सिंहासन में लगा था कोहिनूर, जो कोहिनूर था वो दक्षिण में गोलकुंडा का जो क्षेत्र आंध्र प्रदेश में, वहां से निकाला गया हीरा था। और ये इतना इंपॉर्टेंट हीरा था कि उस समय में भारत में 6 महीने तक सुबह शाम तक लोगों को फ्री में खाना दिया जा सकता, इतनी उसकी कीमत मानी गई थी। लेकिन दूसरी तरफ ये हीरा पनौती माना गया। ब्रिटिश साम्राज्य में भी अगर हम देखें वर्तमान में, तो इस हीरे के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट ब्रिटेन के बर्मिंघम पैलेस में एक म्यूजियम में रखा हुआ है सुरक्षा के साथ, और दूसरा आधा हिस्सा जो है वो रानी के मुकुट में लगा हुआ है। और इस हीरे वाले मुकुट को सिर्फ रानियां ही धारण करती हैं, वहां पर पुरुष धारण नहीं कर सकते, ऐसा भी कहीं ना कहीं वो लोग मानते हैं। जब ये हीरा जिस शासक के पास गया, वो शासक किसी न किसी रूप से पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। भले ही हम इसको लेकर बात करें हुमायूं की, तो हुमायूं बर्बाद हो गया, बीमार हो गया, उसके बाद निर्वासित जीवन जीना पड़ा। हुमायूं के बाद हम देखें दोस्तों, तो कहीं ना कहीं जिस शासक के पास हीरा गया वो बर्बाद होता चला गया। शाहजहां ने अपने मयूर सिंहासन में इसको जड़वाया, शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने उसको 8 साल तक कैद करके मरवा दिया। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं दिक्कत दिखी। नादिर शाह लेकर चला गया, नादिर शाह लेकर गया और 1740 के बाद गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गया और उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद हम देखें 1848-49 में ये सिख साम्राज्य के पास था। रणजीत सिंह को जैसे ही हीरा मिला, रणजीत सिंह बर्बाद हो गए। 1848-49 में महारानी विक्टोरिया इसको लंदन लेकर गई और 1857 की क्रांति और ब्रिटिश साम्राज्य का जगह जगह हार और पतन का दौर शुरू हो गया। आज देखिए ब्रिटेन कहाँ है और हम कहाँ हैं। तो कहीं ना कहीं इसको एक पनौती हीरा भी कहा गया था, लेकिन ये किसमें जड़ा हुआ था? तख्त ए ताउस में जड़ा हुआ था, जो कि भारत से नादिर शाह लेकर गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? बाबर की जीत का मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता। तुलगमा नीति भी थी, उसकी घुड़सवार सेना भी थी, उसकी तोप और आदि चीजें भी थी, लेकिन उसकी सैन्य कुशलता इसका इंपॉर्टेंट कारण थी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तुलगमा नीति क्या होती है, मैं पिछले लेक्चर में आपको डिटेल में बता चुका हूं, जो उसने उज्बेक ईरानियों से जीती थी। जाप्ती प्रणाली किसकी उपस्थिति? दोस्तों याद रखेंगे, जाप्ती प्रणाली का जो पहला प्रयोग किया गया था वो शेरशाह के समय किया गया था और इसने बाद में मुगलों के समय अकबर ने आगे बढ़ाया था। जाप्ती क्या थी? तो याद रखेंगे, भूमि से राजस्व निर्धारण की एक प्रणाली, एक व्यवस्था थी जाप्ती। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, जो सूर्यवंश के और मुगल वंश के शासकों के द्वारा अपनाई गई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखें। अगला प्रश्न है, मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमन बानो बेगम। यहां पर याद रखिए, नूरजहां से मुमताज का संबंध था। नूरजहां का असली नाम था मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा किसका नाम था? नूरजहां का नाम था। और मेहरुन्निसा जो थी 1610 में जहांगीर जो है इसने बंगाल पर अभियान किया और यहां शेर ए अफगान शासक था। ये शेर ए अफगान को जहांगीर ने हराकर मार दिया। ये शेर ए अफगान की जो विधवा थी दोस्तों, वो विधवा थी कौन? मेहरुन्निसा, जिसे 1611 में नवरोज त्योहार के दिन, नवरोज त्योहार का जो दिन था, उस दिन ये देखकर इससे क्या करता है, सुंदरता से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है और इससे निकाह कर लेता है, जिसे बाद में नूर ए जहां और नूर ए महल जैसी उपाधि भी शाहजहां देता है। लेकिन शेर अफगान को मारा था जहांगीर ने, सॉरी ये उपाधि कौन देता है? जहांगीर देता है ये उपाधि, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जहांगीर की पत्नी हो गई थी नहीं है बाद में। ठीक है, लेकिन नूरजहां जो थी वो शेर अफगान की विधवा थी, जहांगीर से खफा भी थी, उससे बदला भी लेना चाहती थी। तो यहां पर अस्मत बेगम
अस्मत बेगम की बात करें, इसके अलावा आसफ खां, इसके अलावा हम बात करें खुर्रम, इन लोगों को मिलाकर नूरजहां ने अपना गुट बनाया। खुर्रम ही बाद में जाकर शाहजहां कहलाया था। शाहजहां कहलाया क्योंकि खुर्रम ने दक्षिण में अहमदनगर के विद्रोह को दमन किया। इससे जहांगीर बहुत खुश हुआ और जहांगीर ने खुर्रम को नाम दिया शाहजहां। तो इन्होंने अपना गुट बनाया। आसफ जहां इस गुट में भारी पड़ा और आसफ जहां की पुत्री कौन थी? अर्जुमंद बानो बेगम थी, जिसकी शादी किससे करा दी गई? खुर्रम या शाहजहां से, और शाहजहां ने उसको कह दिया क्या? मुमताज। तो मुमताज का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम, जो नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री थी। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अस्मत बेगम जो थी वो नूरजहां की मां थी, जिन्होंने गुलाब से इत्र बनाने की विधि खोजी थी। गुलाब से इत्र बनाने की विधि किसने खोजी थी? अस्मत बेगम ने। और पूर्णतः संगमरमर से बना इस्लामिक शैली का पहला मकबरा जो था वो एतमद दौला का मकबरा था, याद रखेंगे। और एतमद दौला नूर जहां के पिता थे। इस मकबरे को नूर जहां ने स्थापित करवाया था। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए, तो ये बात हुई किसकी? मुमताज। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहते थे? तो औरंगजेब को कहते थे, क्योंकि औरंगजेब इस्लाम की रीतियों को दृढ़ता पूर्वक पालन करता था, इसलिए। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए वह था कछवाहा राजपूत था। ये कछवाहा राजपूत जो है दोस्तों वो आमेर का था। आमेर के राजा भारमल जो थे उनकी पुत्री जोधा की शादी हम देखते हैं अकबर से होती है। ये कछवाहा राजपूत थे और इनका पुत्र था मानसिंह, जो कि अकबर के 9 रत्नों में शामिल था। अकबर के 9 रत्न में ये शामिल हुआ था और इसे बड़ा उच्च मनसब प्रदान किया गया था अकबर के द्वारा। अकबर का यह मानना था कि हम कितने राजपूतों से लड़ाई करेंगे और इनकी दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते थे। तो अकबर ने राजपूतों के साथ वैवाहिक नीति अपना ली। उनके सामने रखा कि भाई या तो आप हमसे लड़ लो, हम आपको खत्म कर देंगे, आपके साम्राज्य को मिला लेंगे, या अपनी बेटी की शादी हमसे कराकर ये सिद्ध कर दीजिए कि आप अकबर की आधीनता स्वीकार करते हैं। इस वैवाहिक नीति के तहत अकबर ने अपने साम्राज्य को बढ़ाया। अकबर की इस वैवाहिक नीति को इसके बाद के लोगों ने भी आगे बढ़ाया था, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को जीता था वो कौन से थे? तो यह याद रखिएगा, औरंगजेब ने खुद सेना का नेतृत्व करते हुए बीजापुर को जीता 1686 में और गोलकुंडा को जीता 1685 में। इनका लीड खुद इसने किया था और इन दोनों जीतों के साथ दक्षिण में तमिल क्षेत्र तक मुगल साम्राज्य का विस्तार हो गया था। औरंगजेब मुगलों में सबसे शक्तिशाली शासक था, यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। मुगलों ने नवरोज त्योहार का किससे कॉन्सेप्ट लिया था? तो पारसियों से लिया था। ये फारसी नया साल होता है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो रबिया उद दौरानी का मकबरा, ये औरंगजेब की बीवी थी, जिसको बीबी का मकबरा भी कहते हैं। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में औरंगजेब के द्वारा स्थापित करवाया गया था। इसकी जो बिल्डिंग है वो ताजमहल के जैसी ही है, इसलिए इसको द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? याद रखिए, जहां औरंगजेब जो है इसके समय सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। हिंदू पदाधिकारियों को ऊंचे ऊंचे पदों पर सबसे ज्यादा किसने रखा? औरंगजेब ने रखा था। धार्मिक रूप से कट्टर शासक था, हिंदुओं को इसने ज्यादातर अपने साथ रखा, याद रखिएगा। अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र संस्कृत में लिखा गया विष्णु शर्मा का एक ग्रंथ था, जिसको फारसी भाषा में अकबर ने अनुवाद करवाया और इसका नाम रखा था अनवार ए सुहेली। याद रखिए, अकबर के समय हिंदी भाषा का स्वर्णकाल कहा गया, क्योंकि हिंदी साहित्य की दृष्टि से यहाँ पर बहुत विकास देखने को मिला। और अकबर के समय ही हम बात करें दोस्तों, तो अनुवाद विभाग की स्थापना भी करवाई गई थी। तमाम महत्वपूर्ण भारतीय ग्रंथों का अनुवाद किया गया था अकबर के समय पे। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर, जो उड़ते हुए बाज का चित्र बनाने के लिए फेमस रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारे की अवधारणा निम्न में से किस पे आधारित थी? तो याद रखिएगा,
ये राजनीतिक उदारता पर आधारित थी, ये धार्मिक सहनशीलता पर आधारित थी, ये उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर आधारित थी, उपरोक्त सभी में था। सुलह कुल को अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति के तहत कहा जाता है कि अकबर ने जब इबादत खाने की स्थापना करवाई, उसके दरवाजे सभी धर्मों के लिए खोल दिए। उसके बाद सभी धर्मों की इंपॉर्टेंट विशेषताओं से अकबर प्रभावित हुआ और ये निष्कर्ष पर पहुंचा कि ईश्वर एक है, मार्ग अलग अलग धर्मों के रूप में उस ईश्वर तक जाने के अलग अलग है। तब उसने कहा कि सभी धर्मों का हमें आदर करना चाहिए और सभी धर्मों के आदर की नीति को अकबर धार्मिक सहिष्णुता की नीति के तहत सुलह कुल की नीति कहता है। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल प्रशासन में जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। सूबे का मतलब प्रांत होता था, तो पूरे साम्राज्य को सूबों में बांटा था, जिसका मतलब प्रांत या राज्य होता था। सूबों को सरकार में बांटा था, जिसका मतलब जिला होता था। जिले को परगना में बांटा था, जो गांव का समूह होता था, और नीचे आपको गांव की व्यवस्था देखने को मिलती है। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो याद रखिएगा, सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी। इनको जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाने की काम किया था औरंगजेब ने, तो करवाना चाहता था लेकिन गुरुजी ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो औरंगजेब ने इनकी गर्दन काट दी थी। निम्न मुसलमान विद्वानों में से किस साहित्य के लिए हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो अब्दुल रहीम खाने खाना का यहाँ पर इंपॉर्टेंट योगदान है। अब्दुल रहीम जो है दोस्तों, इनको खाने खाना की उपाधि दी थी अकबर ने, और ये बैरम खां के बेटे थे। अकबर ने इनको गोद लेकर इनका पुत्रवत पालन किया और बाद में इन्हें 9 रत्नों में शामिल कर किया था, ये याद रखिएगा। निम्न तथ्यों में कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? दोस्तों याद रखिएगा, अकबर ने कई सारे काम किए, कुछ कामों के आधार पर हम इन्हें एक महान शासक कहते हैं, लेकिन कुछ काम इनके इतने बेकार थे कि इनको हम महान शासक भी कहें या राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करें, ये कंप्लीट नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से जाते हैं तो यहाँ पर अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया, ये सिद्ध करने के लिए सहायक नहीं कि वो एक राष्ट्रीय सम्राट था। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो दशवंत अकबर के समय का प्रमुख चित्रकार था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? तो ध्यान रखिएगा कि शेरशाह सूरी का जो मकबरा था, ये बिहार के सासाराम में था। तालाब के बीच में बनाया गया एक सुंदर मकबरा था, जिसमें आपको सबसे पहले हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का समन्वय देखने को मिलता है। ये अष्टभुजाकार मकबरा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 में निम्न में से किसके बीच हुआ था? तो याद रखिए, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ था। ये वो समय था जब 1658 में शाहजहां जो है ये बीमार पड़ गया, लेकिन अफवाह फैल गई कि शाहजहां की मृत्यु हो गई। जैसे शाहजहां की मृत्यु हुई तो उसके 4 पुत्र की हम लोग बात करते हैं, जिसमें एक का नाम है औरंगजेब, दूसरे का नाम हम देखें तो वो है दारा शिकोह। दारा शिकोह के बाद हम देखें तो अगला आता है शाह शुजा। शाह शुजा के बाद अगर हम बात कर लें तो अगला आता है मुराद। अब ये चारों बेटों में सबसे पहले खबर मिलती है किसको? औरंगजेब की। औरंगजेब दौड़कर सीधे शाहजहां के पास पहुंचता है, वहां जाकर देखता है कि शाहजहां की मृत्यु नहीं हुई, वो तो बीमार है। औरंगजेब ने शाहजहां को उस समय कैद कर लिया और खुद को राजा घोषित कर दिया मुगलों का। ये बात बाकी के भाइयों को पता चलती है तो वो भी आते हैं और प्रारंभ हो जाता है इस समय उत्तराधिकार का संघर्ष। उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ होता है, याद रखिएगा। और इस उत्तराधिकार के संघर्ष में अंतिम रूप से औरंगजेब विजय होता है और औरंगजेब मुगलों में शाहजहां का उत्तराधिकारी बनता है। लेकिन यहाँ पर दारा शिकोह के बारे में बात जरूर करना चाहिए। दारा शिकोह जो है दोस्तों, वो सबसे विद्वान मुगल शासक माना गया, जिसने हिंदू उपनिषदों को, रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों का अध्ययन किया और इसने 50 से ज्यादा उपनिषदों का फारसी में अनुवाद भी करवाया और उसको नाम दिया सर अकबर रहस्य। सबसे विद्वान था, जिसको विद्वानों की संगत, साधु संतों की संगत पसंद थी, लेकिन उतना ही ये शासन और राजकार्य के कार्यों से दूर होता चला गया। लेकिन ये शाहजहां का सबसे प्रिय पुत्र था, सबसे बड़ा बेटा था और शाहजहां इसको उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। लेकिन औरंगजेब की महत्वाकांक्षा अलग थी, इसलिए उसने शाहजहां को कैद करके अपने आप को राजा घोषित कर दिया था। और जैसे औरंगजेब ने अपने आप को राजा घोषित किया तो बाकी के भाइयों को इससे ऐतराज हुआ। मुराद ने जब औरंगजेब के खिलाफ विरोध किया तो औरंगजेब ने मुराद को हरा दिया और इन दोनों के बीच में एक संधि करके औरंगजेब और मुराद की एक संयुक्त सेना स्थापित हो गई। और धर्मत के समय
अप्रैल 1658 में यहां पर एक शाही सेना आती है, किसकी? शाहजहां की। ये शाही सेना जो होती है, इस शाही सेना को औरंगजेब और मुराद दोनों धर्मद नामक स्थान पर हरा देते हैं। ये शाही सेना का नेतृत्व जनरली आप देखिए कि यहाँ पर दारा शिकोह करता दिखाई पड़ता है। एक और इंपॉर्टेंट लड़ाई यहाँ देखने को मिलती है 1658 में, ये लड़ाई थी सामूगढ़ की लड़ाई। इसमें भी दारा शिकोह जो है औरंगजेब के हाथों हार जाता है। लेकिन अगर हम देखें 1659 में मार्च के महीने में उत्तराधिकार का निर्णायक युद्ध होता है। ये निर्णायक युद्ध था दोस्तों, वो देवराय का युद्ध था। ये देवराय का युद्ध जो था, इसमें दारा शिकोह औरंगजेब के हाथों बहुत बुरा पराजित होता है। युद्ध भूमि से दारा शिकोह भाग जाता है, लेकिन औरंगजेब अपने सैनिकों को उसे पकड़ने के लिए भेजता है। सैनिक उसको पकड़ते हैं, उसका सर कलम कर देते हैं। औरंगजेब के सामने थाल में उसका सर प्रस्तुत किया जाता है। औरंगजेब देखता है, उस पर थूक देता है और बोलता है नामुराद। इस प्रकार की हरकतें आपको औरंगजेब की दिखाई पड़ती हैं। अपने सभी भाइयों को मारकर औरंगजेब ने शाहजहां के बाद मुगल सत्ता को संभाल लिया और एक धार्मिक रूप से कट्टरता पूर्वक शासन जो है ये करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर धर्मद का युद्ध जो है वो अप्रैल 1658 में औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में होता है। अगला प्रश्न है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? तो सूरत को कहा जाता था, क्योंकि मक्का जब यात्रा के लिए जाते थे तो जो लोग थे वो सूरत आते थे और अरब सागर के रास्ते होते हुए वहां तक की यात्रा पूरी करते थे। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो याद रखिए, जहांगीर के समय पर कैप्टन हॉकिंस आया था 1608 में। ये पहला राजदूत था अंग्रेजों की कंपनी का जो भारत आया था, जिसको इंग्लिश खान की उपाधि दी थी जहांगीर ने, क्योंकि ये फारसी भाषा भी बोल सकता था कैप्टन हॉकिंस, और इसे 400 का मनसब भी प्रदान किया था जहांगीर ने, और साथ ही साथ व्यापार की अनुमति भी दी थी। 1608 में आया था, लेकिन अनुमति लेते लेते इसको टाइम हो गया था। प्रारंभ में तो जहांगीर ने मना कर दिया था। अकबर के समय एडवर्ड टेरी आया था। टॉमस रो जो है ये 1615 में आता है। टॉमस रो 1615 में जहांगीर के दरबार में ही आता है, तो ये वाला गलत होगा। शाहजहां के समय रेवरनियर आता है और औरंगजेब के समय मनुची आपको देखने को मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की थी, जो किसी सरदार के साथ संलग्न नहीं हुए थे। सम्राट ही जिनका आसन्न कर्नल हुआ करता था सबसे बड़ा, ऐसे सैनिकों को अहदी घुड़सवार सिपाही कहते थे। ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, 1, 2, 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, कांधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का लगा था। क्यों? क्योंकि जो कांधार था इसका सामरिक महत्व था, सैनिक महत्व था, इसीलिए पश्चिम के क्षेत्र से मुगलों के साम्राज्य को कोई नुकसान पहुंचा रहा है कि नहीं, आक्रमण हो रहा है कि नहीं, इस दृष्टि से कांधार एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र था। अगर हम कांधार की बात करें तो यहाँ 1504 में देखिए, बाबर वो व्यक्ति था जिसने काबुल और कांधार के क्षेत्र पर अधिकार किया था। और भारत में प्राचीन इतिहास को हम देखें तो कनिष्क के बाद हम देखें तो भारतीय क्षेत्र में कांधार काबुल को शामिल करने वाला बाबर ही था। बाबर की मृत्यु हुई हुमायूं के समय, ये क्षेत्र मौजूद होता है। हुमायूं के समय हम देखें ये क्षेत्र मौजूद होता है। अकबर के समय भी इस पर नियंत्रण रखा जाता है। लेकिन जब हम जहांगीर की बात करते हैं दोस्तों, तो जहांगीर के समय 1622 में जो ईरान है, ईरान इस पर कब्जा कर लेता है। ईरान जो है ये कब्जा कर लेता है, और जब ईरान का कब्जा हो जाता है तो यहां पर एक व्यक्ति को गवर्नर के तौर पर बिठा दिया जाता है, जिसका नाम होता है, कहीं ना कहीं बोल सकते हैं, अली मर्दान। अब होता है कि अली मर्दान यहां पर बेहतर तरीके से शासन कर रहा होता है, लेकिन लगभग हम बात करें तो 1638 के आसपास इसको डर होता है कि ईरान का जो शाह अब्बास है ये इस पर आक्रमण करके इस पे कब्जा कर लेगा। तो जो अली मर्दान होता है ना, ये इस पूरे कांधार के इलाके को किसको सौंप देता है? मुगलों को सौंप देता है। अब जब ये मुगलों के पास आ जाता है, इस समय आप देखिए शाहजहां जो होता है वो राजा होता है। लेकिन 1648 के आसपास हम देखें तो दोबारा से शाह अब्बास जो होता है वो इस क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है। कौन? ईरान का। जब ईरान के हाथ में 1648 में कांधार चला जाता है तो अंग्रेज जो मुगल जो होते हैं ये बार बार शाहजहां के द्वारा हो, औरंगजेब के नेतृत्व में हो, बार बार कांधार का कहीं ना कहीं रुख करते हैं। लेकिन कांधार जो होता है वो पूरी तरीके से लगभग हम देखें 1649 तक मुगलों के हाथ से निकल जाता है, जो कि इसके सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। और इस दृष्टि से मुगलों को कांधार के जाने के बाद धक्का लगता है।
अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रित प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन होता था? सर्वोच्च अधिकारी मीर बख्शी होता था। अगला प्रश्न है, राजपूत क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और जब अंततः जीत मिली तो शेरशाह के मुख से अनायास यह निकल गया, अरे मैंने मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज ही गवा दिया था। तो ये क्षेत्र था दोस्तों मारवाड़ का राज्य, जो बाजरे के उत्पादन के लिए फेमस है। याद रखिएगा, बाजरे के उत्पादन के लिए फेमस है और इसको मिलेट के तहत लिया जा रहा है। 2023 को मिलेट ईयर के तौर पर बनाया जा रहा है। और भारत में जब G20 हुआ तो मोटे अनाज, बाजरा आदि का भोजन जो था वो G20 देशों के अध्यक्ष लोगों को परोसा गया था। तो कहीं ना कहीं इसके महत्व को और इसको हमारे पूरे देश में प्रचारित किया जा रहा है, वैश्विक स्तर पर प्रचारित किया जा रहा है। अगर हम देखें तो मारवाड़ का क्षेत्र बाजरे के उत्पादन के लिए फेमस रहा। लेकिन देखिए, बात है 1544 के आसपास की। इस समय शेरशाह सूरी जो था, शेरशाह सूरी जो था वो भारत का सम्राट हुआ करता था, क्योंकि इसने 1540 में हुमायूं को हराकर उसको हटा दिया। तो भारत का सम्राट कौन हो गया? शेरशाह हो गया। शेरशाह ने 1544 में मारवाड़ पर अभियान किया। मारवाड़ पर अभियान किया तो यहाँ का जो राजा हुआ करता था वो मालदेव हुआ करता था। इसके पास लगभग 7 से 8 हजार के आसपास सैनिक थे। और अगर हम शेरशाह की बात करें तो शेरशाह जो था यहाँ पर लगभग 70 से 80 हजार के आसपास सेना लेकर गया था। अब ये 7-8 हजार का मुकाबला इनसे होना था, कहीं ज्यादा इसकी सेना थी किसकी? शेरशाह की। ऐसा माना जा रहा था कि आसानी से ये मालदेव को हरा देंगे। युद्ध भूमि में युद्ध लड़ाई होती है। इस युद्ध का नाम था दोस्तों क्या? गिरी सुमेल का युद्ध। तो गिरी सुमेल का युद्ध था ये युद्ध, ये याद रखिएगा। तो गिरी सुमेल का युद्ध होता है 1544 में शेरशाह और मालदेव के बीच में, ये ध्यान रखना है। अब ये आक्रमण हुआ, यहाँ पर 7 से 8 हजार की जो सेना थी ये राजपूतों की सेना थी। जब यहाँ पर युद्ध प्रारंभ हुआ तो मालदेव युद्ध भूमि से निकल गया, लेकिन इनमें जेत्ता और कुंपा जैसे वीर जो थे वो शामिल थे। इन्होंने बोला कि भागेंगे नहीं, लड़ते लड़ते मर जाएंगे। इतने सैनिकों के माध्यम से इनका बहुत ही ज्यादा बहादुरी से सामना किया और लगभग इनको खत्म ही कर दिया था। अंत में थोड़ी सी चूक रह जाती है और शेरशाह की विजय हो जाती है। लेकिन शेरशाह इतना डर गया, इतना उसमें आ गया कि भाई इस बाजरे के छोटे से क्षेत्र को जीतने के चक्कर में तो मैं हार ही जाता, निपट ही जाता, भारत का जो राज्य था वही मेरे हाथ से चला जाता। इसीलिए जेत्ता और कुंपा की वीरता से प्रभावित होकर कहीं ना कहीं शेरशाह ने ये कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान की सल्तनत ही खो दी थी। ये वक्तव्य जो है वो शेरशाह सूरी का है, जो गिरी सुमेल के युद्ध के तहत दिया गया था। अगला प्रश्न है, किस अभियान के समय अचानक बारूद के विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु होती है? तो शेरशाह जो है दोस्तों 1545 में कालिंजर का अभियान करता है और कालिंजर का जो किला था उसको घेर के रखता है, जिसके राजा का नाम था कीरत सिंह। लंबे समय तक घेराबंदी करने के बाद अंत में हुक्का नामक यंत्र जो है, तोप जैसा यंत्र था, इसको शेरशाह सूरी चला रहा था। इसमें बारूद वाले गोले का प्रयोग होता था। वो गोला फेंका गया, वो दीवार से टकरा के वापिस आ गया और उस हुक्का यंत्र के पास ही गिर गया। सारे गोले फट गए, साथ में फट गए शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी बुरी तरीके से घायल हो गए। जब शेरशाह सूरी बुरी तरीके से घायल हो गए तो कहीं ना कहीं उसके बाद शेरशाह की मृत्यु हो गई। लेकिन जब शेरशाह की मृत्यु हुई तो मृत्यु के पहले शेरशाह को इस बात की खबर मिल गई थी कि कीरत सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया, कालिंजर का दुर्ग जीत लिया। तो शेरशाह सूरी की अंतिम विजय क्या थी? कालिंजर की विजय थी, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, शेरशाह के बारे में क्या असत्य है? शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में लिया था। बिल्कुल सही है। शेरशाह के समय किसानों को जरीमाना सर्वेक्षण शुल्क देना पड़ता था, ये भी सही है। महासिलाना कर्क संग्रह शुल्क होता था, ये भी चुकाना पड़ता था। भूमि की पैमाइश के लिए 32 अंक वाला गज सिकंदरी का प्रयोग हुआ करता था। साथ ही साथ सन की डंडी का प्रयोग होता था, इसको जरीब कहते थे। तो इस प्रकार की व्यवस्था शेरशाह के समय थी। शेरशाह ने सासाराम में सुंदर किले का निर्माण किया था, ये गलत है। शेरशाह के बारे में और याद रखिएगा कि इसने रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया था, किसानों के साथ सीधे ये कार्रवाई करता था। इसके अलावा शेरशाह सूरी ने अपने यहाँ पर जो प्रशासनिक सुधार है वो अपनाए थे। इसने किसी नई व्यवस्था को स्थापित नहीं किया था, इसने मुगलों के द्वारा स्थापित व्यवस्था को ही कंटिन्यू किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, दोनों सूची को मिलाना है। एक तरफ दिए गए हैं शेरशाह के काल की प्रशासनिक इकाई
और दूसरी तरफ दिया गया है इकाई के प्रधान। ठीक है, तो ये पहला है इक्ता, जिसको प्रांत कहा गया, इसका हेड होता था हाकिम या अमीन। दूसरा था सरकार, जिसको जिला कहा गया, इसका हेड होता था शिकदार या शिकदरान, जिसको मुंसिफ मुंसिफान भी कहते थे। परगना, इसका होता था शिकदार या मुंसिफ हेड होता था। ग्राम का मुखिया होता था मुकद्दम या आमिल। ठीक है, अगला प्रश्न है शेरशाह कालीन प्रशासन में पोतदार कौन होता था? तो जो राजकीय कोष का अध्यक्ष होता था वो पोतदार कहलाता था। शेरशाह कालीन प्रशासन में कानूनगो का क्या काम था? तो कानूनगो भूमि संबंधी रिकॉर्ड, ये रिका नहीं, ये रिकॉर्ड है, भूमि संबंधी रिकॉर्ड रखता था, भू राजस्व वसूल करता था। मतलब ए और बी दोनों इसका उत्तर आएगा। शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियां थी, यह किसने कहा था? तो के.आर. कानूनगो ने कहा था कि अफगान साम्राज्य की धमनियां थी। शेरशाह सूरी ने जब शासन प्रारंभ किया, इसने सड़कों का, सरायों का निर्माण बहुत बड़े स्तर पर किया, जिससे यात्रियों को आवागमन के लिए, व्यापारियों को बहुत फायदा हुआ और व्यापार में बहुत तेजी से वृद्धि हुई। इसलिए जब के.आर. कानूनगो ने इसका अध्ययन किया तो उन्होंने कहा कि शेरशाह के साम्राज्य की धमनियां जो थी वो उसकी सड़क व्यवस्था थी। शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? भू सर्वेक्षण के आधार पर एक रजिस्टर खसरा खतौनी का तैयार किया गया था, बिल्कुल सही है। राई भू राजस्व निर्धारण के लिए फसल की दरों की सूची को राई कहते थे, ये लागू किया, ये भी सही है। उपज के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा, जिसको आप जाति प्रणाली के अंतर्गत देखते हैं, उत्तम प्रकार की भूमि, मध्यम प्रकार की भूमि और खराब प्रकार की भूमि, ये भी सही है। भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग तय किया था, नहीं 1/3 भाग तय किया था। शेरशाह सूरी सीधे कहता था कि कर लगाते समय उदारता और कर वसूलते समय उग्रता होना चाहिए। कर लगाते समय जितना ढील दे सकते दीजिए, लेकिन वसूलते समय उतना ही ज्यादा आपको उग्र होकर वसूलना पड़ेगा, ध्यान रखना है। शेरशाह ने अशरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए थे, जो किस धातु के बने होते थे? अशरफी सोने का होता था, चांदी का रुपया होता था, तांबे का दाम होता था। चांदी का रुपया 180 ग्रेन का होता था। आधुनिक समय में जो रुपया व्यवस्था उस पर इसकी छाप दिखाई पड़ती है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? 1538 के समय शेरशाह के द्वारा बनवाया गया था। सूरवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, बिल्कुल सही है। हेमू जो है उनका पूरा नाम हेमचंद्र था। ये प्रारंभ में नमक के व्यापारी थे और रेवाड़ी हरियाणा जिले में थे। ये बहुत प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। धीरे धीरे करके अपने आप को बढ़ाया और अपने आप को बढ़ाने के बाद ये बारूद और हथियारों का एक जखीरा खोलकर बैठ गए और इन्होंने सूर साम्राज्य, शेरशाह सूरी की जो सेना थी उसको लंबे समय तक हथियार और बारूद सप्लाई करने का काम किया। धीरे धीरे करके ये शेरशाह और आदि जो सेनापति थे उनकी नजरों में आ गए, सूर सेना में शामिल हुए। अपनी बहादुरी के आधार पर बढ़ते बढ़ते सूर सेना में सेनापति के पद पर हुए और सेनापति के पद पर रहते हुए इन्होंने लगभग 24 लड़ाइयां लड़ी, जिसमें से 22 लड़ाइयां ये जीते थे। अब इनके बारे में ये बताना है कि किस उपलक्ष्य में इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो याद रखिए कि दक्कन के क्षेत्र में जो सूर सेना थी उसके हेड थे आदिल शाह और इनके सेनापति के तौर पर काम कर रहे थे कौन? हेमू। अब ध्यान रखिएगा कि जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई तो शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद पूरा सूर साम्राज्य था वो अलग अलग भागों में बढ़ गया, उसके अलग अलग पार्ट हो गए थे। दक्कन में अलग, बंगाल में अलग, दिल्ली में अलग, ऐसे पार्ट हो गए थे। और दक्कन में जब सूर सेना का हेड बना तो उसका सेनापति के तौर पर हेमू को स्थापित कर दिया गया। हेमू की सहायता से सूर सेना ने अपना साम्राज्य विस्तार किया, ग्वालियर के क्षेत्र पे हो, आगरा के क्षेत्र पे हो, बंगाल के क्षेत्र पे हो और अंततः दिल्ली के क्षेत्र पर भी सूर सेना का कब्जा हुआ। लेकिन जब दिल्ली पर आक्रमण किया हेमू ने तो यहाँ पर मुगल जो सेनापति हुआ करता था, सूबेदार हुआ करता था, उसको हेमू ने हरा दिया और उसको हराने के बाद हेमू आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं और आगरा और दिल्ली पर अधिकार करके वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं। हिंदू विधि विधान से वैदिक तरीके के आधार पर हेमू जो है वो दिल्ली के सत्ता के तख्त पर बैठते हैं और भारत के हिंदू साम्राज्य के सम्राट कहलाते हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदू सम्राट बनते हैं कौन? हेमू। लेकिन इस समय अकबर जो है वो 14 साल का एक लड़का है जो कालानौर में है। कालानौर में पंजाब में बैरम खान ने अकबर का राज्याभिषेक किया था, क्योंकि इस समय हुमायूं की मृत्यु हुई थी जो एक
स्थान रिक्त हुआ था उसका फायदा उठाते हुए बहादुरी के साथ हेमू ने सम्राट की पदवी हासिल की, विक्रमादित्य की उपाधि हासिल की। अब कालानौर में अकबर है, बैरम खां और अकबर को इस बात की सूचना मिलती है तो वो यहाँ पर सेना भेजते हैं और पानीपत में दूसरी लड़ाई होती है अकबर की सेना और हेमू की सेना के बीच में। हेमू ने लगभग अकबर की सेना को हरा ही दिया था, परंतु अचानक एक तीर आकर हेमू की आंख पे लग गया और हेमू मूर्छित होकर नीचे गिर गए। बाद में उन्होंने अपने आप को मुगलों की सेना से घिरा पाया और अकबर ने इनकी गर्दन काटकर इनको मार दिया। तो ये हेमचंद्र विक्रमादित्य भारत के अंतिम हिंदू सम्राट भी थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य की उपाधि भारत में शौर्य, साहस, पराक्रम का प्रतीक मानी जाती है। सबसे अगर महान विक्रमादित्य की बात करें तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे जिनके 9 रत्नों में कालिदास और आदि लोगों को आप देखते हैं, लेकिन यहाँ पर अंतिम विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले हेमू थे जो हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से फेमस हुए थे। ठीक है, तो ये हेमू की बात थी जिन्होंने दिल्ली में हुमायूं की मृत्यु के बाद हिंदू साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। क्लियर? चलिए दोस्तों, तो ये हम लोगों ने बात की हेमू की। आज हमने पुनः मुगल साम्राज्य के इतिहास से संबंधित 50 प्रश्नों पर चर्चा की थी। इसके पहले पार्ट 1 के अंतर्गत भी हमने 50 क्वेश्चन चर्चा किए, दूसरे पार्ट में भी हमने 50 क्वेश्चन पे चर्चा किए। टोटल 100 क्वेश्चन के माध्यम से लगभग हम देखें तो मुगल साम्राज्य से जो एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं वो हम पूरे कर चुके हैं। लेकिन हम इसका एक और लेक्चर लेंगे, पार्ट 3 भी होगा मुगल साम्राज्य के इतिहास से संबंधित प्रश्नों का, जिसमें जो बचा हुआ सेक्शन है हम उसको लेंगे और पूरी तरीके से मुगल साम्राज्य वाले टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। एग्जाम में कहीं से कुछ भी आप लोगों से प्रश्न पूछ ले, आप आराम से उसको बना सकते हैं। क्लियर दोस्तों? तो मिलता हूं अगले लेक्चर में पुनः इसके पार्ट 3 के साथ, जिसमें हम लोग पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अपना और अपनों का खास ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।